और ये जो एक्सरसाइज है जिसका हमने 51 नंबर प्रश्न तक कंप्लीट कर लिया था, ये आपका मिसलेनियस है आधुनिक भारत का, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद आपका मास्टर वीडियो आ जाएगा जिसमें आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आज का है यहाँ का, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। एक तरफ समाचार पत्र दिया गया है और दूसरा तरफ संपादक दिया गया है, आपको सुमेलित करना है। तो हिंदू समाचार पत्र ये किसके द्वारा प्रचालित किया गया था? जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा, जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा। सुधारक ये था जी के गोखले के द्वारा, सुधारक जी के गोखले। वॉइस ऑफ इंडिया मीन्स इंडिया का आवाज, ये दादा भाई नेरोजी, दादा भाई नेरोजी। और बंगाली समाचार पत्र ये संपादक थे एस एन बनर्जी, सत्येंद्रनाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही आंसर था। आगे प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? सर्वप्रथम हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। दिल्ली में नहीं, कलकत्ता में हुआ था सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। और स्थापना कब हुआ था? 1774 में। एजिला इम्पे इसके प्रथम न्यायाधीश थे, याद रखिएगा। समाचार पत्र या पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। आगे प्रश्न है हमारा, मैडम भीखाजी कामा जिन्होंने राष्ट्रीय झंडा को डिजाइन किया था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन कौन सा कथन उनके बारे में सही कह रहा है। तो आंसर बी है, मतलब 2 और 3 कथन सही है। मैडम कामा दादा भाई नेरोजी के निजी सचिव रही, साथ ही मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। तो ये 2 कथन मैडम भिखाजी कामा के रिगार्डिंग सही है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका आंसर था। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, और प्रथम भारतीय भी थे। गोदान और गबन दोनों के एक ही लेखक हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक के लेखक के कौन है या किनके द्वारा लिखा गया है? पुस्तक का नाम क्या है? गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। ये लिखा गया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा, कि इंडिया का जो पार्टीशन हुआ उसका दोषी कौन था। ये पुस्तक लिखा गया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा। इनमें से कौन भारत के मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बना? ये बना था सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां। इन्होंने ही अलीगढ़ विश्वविद्यालय का स्थापना किया था, अलीगढ़ विश्वविद्यालय का स्थापना सर सैयद अहमद खां ने ही किया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे बस 2 कथन सही है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन का उत्तरदायित्व ग्रहण कर लिया था। लॉर्ड कैनिंग इस टाइम में गवर्नर जनरल था, और इसमें हुआ क्या था मेनली कि भारत का जो गवर्नर जनरल था अब उसको वाइसराय कहा जाने लगा था, और महारानी विक्टोरिया डायरेक्ट शासन संभाल रही थी। आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, बस कथन 2 सही था। निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख किया? तो ये था सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह का जिक्र किस पुस्तक में मिलता है? तब भी आपका टिक आनंद मठ भी होगा। ये लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित था? तो यह था स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा स्वामी विवेकानंद का रियल नेम क्या था और इनका नाम स्वामी विवेकानंद किसने रखा था? दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। आगे सुमेलित करना है, जिसमें समाचार पत्र एक साइड दिया गया है और दूसरे तरफ प्रारंभ करने वाले का नाम दिया गया है। तो बॉम्बे क्रॉनिकल
बॉम्बे क्रॉनिकल ये किनके द्वारा? फिरोज शाह मेहता के द्वारा। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता। कॉमनवेल्थ ये एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट। लीडर किसके द्वारा लिखा गया था? मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। और सर्च लाइट लिखा गया सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा, सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। फिर से रिपीट कर लेते हैं, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, लीडर मदन मोहन मालवीय, सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा लिखा गया। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे एक सुमेलित नहीं होगा। राजा राव तेलुगु भाषा ये गलत है, जबकि सही क्या सब है? तो गोविंद त्रंबक देशपांडे ये मराठी, सुब्रमण्यम भारती ये तमिल के कवि थे, और ताराशंकर जोशी ये गुजराती के कवि थे। यहाँ पे 3 सही है, एक गलत था, तो ये आंसर इसका सही होता। आगे 66वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि इसमें से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया था। फिर से रिपीट करते हैं, वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया था। ये गलत हो जाएगा, डलहौजी के टाइम में ये सब स्टार्ट हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था। ये बिल्कुल सही, अभी पढ़े थे। भारतीय दंड संहिता जिसको आईपीसी कहते हैं, इंडियन पिनल कोड कहते हैं, वर्ष 1861 में लागू हुआ था। ये भी सही है। तो यहाँ पे 2 और 3 सही है, मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका? सही होगा। याद रखना, आईपीसी किस वर्ष लागू हुआ था? 1860 में लागू हुआ था। आगे हमारा प्रश्न है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जिसे भारत सरकार अधिनियम 1935 कहते हैं, उसके बारे में यहाँ पे कौन कौन सा कथन सत्य दिया गया है? तो इसमें प्रांतीय समन्वयता का उपबंध था, बिल्कुल सही है। एक संघीय न्यायालय मीन्स फेडरल कोर्ट का स्थापना का उपबंध था, ये भी सही है। केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध था। तो यहाँ पे तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? मतलब यहाँ पे एक कथन क्या है? गलत है, जिसको आपको फाइंड करना है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये लॉर्ड कर्जन के टाइम में हुआ था, ये गलत है। जबकि सही क्या सब है? तो पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग के टाइम में, डार्डनिक ऑफ लैम्प ये डलहौजी के टाइम में, और इरवल्ट व्हील रिपन के टाइम में आया था। आगे प्रश्न है हमारा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी, इसमें से कौन सा कथन वो सही बता रहा है? तो गवर्नरी प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया, ये बिल्कुल सही है। 1935 में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया। आगे है, गवर्नरों को विधायी क्रियाकलापों में निषेधाधिकार मीन्स वीटो की शक्ति स्वयं द्वारा विधि बनाना, ये सब गवर्नर को ये शक्ति दिया गया था। तो ये भी सही है, ये दोनों कथन यहाँ पे सही है। आंसर क्या बनेगा? बी। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का समाप्ति कर दिया गया था, ऐसा नहीं था। तो आंसर बी था, मीन्स 1 और 2 दोनों सही था 1935 के एक्ट के रिगार्डिंग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको फाइंड करना है। तो पहला दिया गया है, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत का संविधान सभा चुना गया था। ये बिल्कुल सही है, प्रांतीय सभा द्वारा ही संविधान सभा चुना गया था। कब? 1946 में। तो बस एक ही कथन सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है हमारा, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट किस आधार पर बनी थी? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट किस आधार पर बनी थी? तो आंसर क्या बन के आएगा आपका? भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर। भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसराय पर विचार कीजिए। मीन्स आपको सही कालक्रम में लगाना है कि पहले कौन आया था, उसके बाद कौन आया था। तो पहले लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड कर्जन, फिर लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, और सबसे लास्ट में यहाँ पे लॉर्ड इरविन था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही है। आगे प्रश्न है 73 नंबर, जिसमें कथन और कारण दिया गया है। इसमें बताना होता है कि कौन सही है और कौन गलत है। तो 1916 में मोहम्मद अली तथा अबुल कलाम आज़ाद ने विधानसभा से त्यागपत्र दे दिया था, ये गलत है। आगे है, विधान परिषद के सभी भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद सरकार ने रॉलेट एक्ट को पारित किया था, ये सही होगा,
क्योंकि रॉलेट एक्ट के अंतर्गत क्या था, जो क्रांतिकारी थे उनको पकड़ के जेल में डाला जा रहा था। तो यहाँ पे ए आपका गलत है और आर क्या है, सही है। कमेंट बॉक्स में बता पाइएगा रॉलेट एक्ट कब आया था, तो ये कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे है 1854 में उड विज्ञप्ति मीन्स उड्स डिस्पैच जिसे कहते हैं में अभिव्यक्ति शिक्षा का लक्ष्य क्या था। ये था भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार। भारत में पश्चात संस्कृति का विस्तार ही उड्स डिस्पैच का मेन टारगेट था और ये कब आया था, 1854 में, मीन्स लॉर्ड डलहौजी के टाइम में। आगे हमारा प्रश्न है 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू इसमें से क्या था। तो मेन था इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्राप्त करना। ये 1942 के क्रिप्स मिशन का महत्वपूर्ण पहलू था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है। देखो चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो जरूर मीन्स सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको मोर अपडेट मिलता रहेगा, और शेयर भी कर देना ताकि दूसरे को भी फायदा हो। आगे यहाँ पे 76 नंबर प्रश्न है 1935 के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा क्या थी। इनका मेन टारगेट था राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं कि 1935 का भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने का मेन टारगेट क्या था कि राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना, क्योंकि राजाओं को क्या चल रहा था, वर्चस्व चल रहा था और लोग उनका बात मानते थे। आगे हमारा ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्य चालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उसके प्राधिकार को एक बल प्रदान किया। ये प्रदान किया गया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही है। यहाँ आपको सुमेलित करना है। एक तरफ भारत के उपनिवेशीय सरकार के अधिनियम दिया गया है और दूसरी साइड उसका प्रावधान दिया गया है कि उसमें क्या हुआ था। तो पहला है चार्टर एक्ट 1813। ये पहला चार्टर एक्ट था 1813 का, फिर प्रत्येक 20 साल के बाद आया था। तो इसमें क्या हुआ था, भारत में कंपनी के व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। कंपनी के एकाधिकार पर मीन्स समाप्त कर दिया गया था। दूसरा है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसमें कंपनी के निदेशकों को कंपनी के प्रबंध से संबंधित सभी पत्राचार व दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। ओके। तीसरा था एक्ट ऑफ 1858, जिसमें क्राउन के अधीन चला गया था। शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया था और गवर्नर जनरल को वायसराय का पोस्ट कर दिया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य को पूरी तरह विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल का स्थापना किया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का स्थापना किया गया था जिसमें मेंबर भारतीय भी बन सकता था। आगे प्रश्न है 78 नंबर, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर कब समाप्त हो गया। अंतिम अवसर समाप्त हुआ था कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही है। आगे दिया गया है व्यक्ति और वो किस विषय से संबंधित है, यहाँ आपको सुमेलित करना है। तो मैकडोनाल्ड ये संबंधित थे अगस्त प्रस्ताव से। मैकडोनाल्ड किससे संबंधित थे, अगस्त प्रस्ताव से। यहाँ पे मैंने गलती किया, फिर से रिपीट करते हैं। मैकडोनाल्ड ये कम्युनल अवार्ड से संबंधित है। मैकडोनाल्ड कम्युनल अवार्ड से संबंधित थे। लिन लिथगो ये थे अगस्त प्रस्ताव से। लिन लिथगो अगस्त प्रस्ताव से। डलहौजी थे ड्रक्टन लॉ ऑफ लैप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहा जाता था इनको। चेम्सफोर्ड डायआर्की, यहाँ पे डलहौजी का काफ़ी इंपॉर्टेंट था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मतलब इन्होंने काफ़ी हड़प की नीति और फिर जिन राजाओं का कोई संतान नहीं था, गोद लेने की प्रथा, इस सबको उन्होंने ही खत्म किया था। आगे प्रश्न है हमारा 81 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि इनमें से कौन सा कथन राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में सही बता रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है, मतलब 2 और 4 कथन सही है कि CR दास ने जब
कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तब वे जेल में थे। दूसरा, अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही आंसर है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में कौन सी एक विशेषता नहीं थी? तो यह केंद्र के साथ ही राज्य में द्वैत शासन था। द्वैत शासन, केंद्र के साथ ही राज्य में द्वैत शासन। और क्या सब था उसको पढ़ लेते हैं। द्विसदनी विधानमंडल, प्रांतीय स्वायत्तता और एक अखिल भारतीय संघ का स्थापना। ओके, ये सब 1935 का विशेष नियम था। आगे प्रश्न है हमारा, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक कौन सा चला था? सबसे कम समय तक चला था 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट सबसे कम समय तक चला। इसका प्रस्ताव मई में आया। उसने अभी तक भारत के विभाजन को मुक्त करने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त में से यह उदाहरण का संबंध किससे है? कैबिनेट मिशन से। कैबिनेट मिशन से। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप के साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखा था? लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही है। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? यह था सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे प्रश्न है हमारा, पुस्तक और लेखक दिया गया है, यह आपको सुमेलित करना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंट, ये लिखा गया था दामोदर सावरकर द्वारा, बी.डी. सावरकर के द्वारा। आनंद मठ लिखा गया था किनके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। लाइफ डिवाइन, ये श्री अरविंद घोष के द्वारा, लाइफ डिवाइन। और साधना लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। साधना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। फिर से रिपीट कर लेते हैं। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस बी.डी. सावरकर के द्वारा। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी। लाइफ डिवाइन श्री अरविंद घोष। और साधना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। आगे दिया गया है, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित करना है कि ये व्यक्ति दिया गया है और ये किस कॉलेज या किससे संबंधित है, ये आपको सुमेलित करना है। यहाँ पे कौन कौन सा सही सुमेलित है ये आपको बताना है। तो थियोडर बेक, ये मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटेड कॉलेज से संबंधित है। एल्बर्ट बिल, ये रिपन से संबंधित है। एल्बर्ट बिल रिपन ने लाया था। और फिरोज शाह मेहता, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। ये गलत है। बदरुद्दीन तैयब मुस्लिम लीग, बदरुद्दीन तैयब कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, पहले मुस्लिम थे। ओके, ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही है कि 1, 2 और 3 यहाँ पे सही था। निम्नलिखित का सही कालक्रम आपको बढ़ते क्रम में लगाना है कि सबसे पहले क्या हुआ था और उसके बाद क्या हुआ था, ये आपको सजाना है। तो पहले मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन आया था। मैकाले हमेशा एजुकेशन से रिलेटेड था, तो ये सबसे पहले आया था। उसके बाद वुड का एजुकेशन डिस्पैच, जिसको वुड डिस्पैच कहते हैं। उसके बाद हंटर रिपोर्ट और उसके बाद द सर्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही है। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रस्तुत किया था, जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह स्टार्ट किया। भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उनके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। यह गीत किनके द्वारा लिखा गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, जिन्होंने भारत का भी राष्ट्रीय गान लिखा। लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है? तो अंग्रेजी शिक्षा से। अंग्रेजी शिक्षा से। निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी? सुबह आज़ादी नामक कविता फैज़ अहमद फैज़ ने लिखा। फैज़ अहमद फैज़। निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है? अबुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल प्रकाशित किया गया। आगे यहाँ सुमेलित करना है। लेखक दिया गया है और ये किनके द्वारा लिखा गया?
ये दिया गया है। तो बंकिम चंद्र, इन्होंने देवी चैदुरानी, दीनबंधु, ये नील दर्पण, दीनबंधु नील दर्पण, और प्रेमचंद्र चंद्रकांता, प्रेमचंद्र चंद्रकांता। आगे प्रश्न है, गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक कविता संग्रह के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? गोल्डन थ्रेशहोल्ड ये लिखा गया था सरोजनी नायडू के द्वारा, सरोजिनी नायडू के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? यह इतिहास शोषण और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला, ये किसने किया? कार्ल मार्क्स का दृष्टिकोण था। आगे हमारा है, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1857 में, 1857 में। आगे हमारा प्रश्न है, अच्छा इस टाइम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, समाचार पत्र दिया गया और वो किस भाषा में रिलीज हुआ था, आपको सुमेलित करना है। तो भारत मित्र हुआ था हिंदी में, भारत मित्र हिंदी में, राष्ट्रमत ये मराठी, राष्ट्रमत मराठी, प्रजा मित्र ये गुजराती, प्रजा मित्र गुजराती, और नायक हुआ था बंगला में, नायक बंगला में प्रकाशित हुआ था। आगे है, महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है और इस पुस्तक में उसने जीवन को बदल डाला। यह पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? तो ये संदेश था, व्यक्ति का जीवन सबके कल्याण में निहित है, व्यक्ति का जीवन सबके कल्याण में निहित है। इसने उन्हें सब बदल दिया। और ये किस पुस्तक का लाइन है? अनटू दिस लास्ट, अनटू दिस लास्ट। आगे प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जाना गया? ये किनके द्वारा शुरू किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। अभी जो सिविल सहायक का परीक्षा होता है भारतीय सिविल सेवा, ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन के कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? फिर से रिपीट करते हैं, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने को संभव बनाया? यह था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसके बाद प्रशासन में भारतीय लोग भी शामिल हो सके। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी, यूनाइटेड किंगडम में निम्नलिखित में से किसकी पार्टी सत्ता में थी? तो लेबर पार्टी, लेबर पार्टी। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? वंदे मातरम पहली बार 1896 में गाया गया था, 1896। निम्नलिखित अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों पर प्रतिबंध हटाने का श्रेय किन्हें जाता है? समाचार पत्र पर प्रतिबंध हटाया था चार्ल्स मेटकॉफ ने, चार्ल्स मेटकॉफ। बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1861 में, 1861। एल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? एल्बर्ट बिल विवाद संबंधित था यूरोप के लोगों के मामलों में सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं का हटाया जाना। मीन्स उस टाइम में जो यूरोप के लोगों पर कोई केस होता था, उसमें अगर कोई भारतीय जज होता था तो उसको अयोग्य ठहरा दिया जाता था। आगे प्रश्न है हमारा 108, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो दीनबंधु मित्र से नील दर्पण का लेखन इसमें सबसे पहले हुआ था। आंसर यहाँ पे आपका बी बन रहा है। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? ये दिया गया था मेहल अली के द्वारा। सॉरी, ये प्रश्न काफी अच्छा है, इसको ध्यान से देखिए। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो यूसुफ मेहर अली ने ही दिया था, लेकिन उसको 1942 में जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लाया वो किसने लाया? महात्मा गांधी ने लाया। तो कभी भी महात्मा गांधी इस पर टिक नहीं कर लेना, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। कौन दिया? यूसुफ मेहर अली ने दिया था। तो यहाँ आपका आंसर सी होगा। जब मैंने 1947 लिख दिया, 1942 में। ओके, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चला था। तो आपका इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री जो था वो कंप्लीट हो गया। प्राचीन हिस्ट्री ऑलरेडी कंप्लीट है आपका। अब एक मेलडेवियन मीन्स मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है वो बचा हुआ है, उसको हम बाद में कवर करेंगे क्योंकि उससे अधिक प्रश्न आते नहीं है। कवर होगा वो भी, पर उससे पहले हम कोशिश करते हैं कि ज्योग्राफी आपका कंप्लीट हो जाए और पॉलिटी आपका कंप्लीट हो जाए। ओके, तो साथ साथ चलेगा ये दोनों।
कल से आपको पॉलिटी का वीडियो मिल जाएगा, पर उससे पहले इसका मास्टर वीडियो हम अपलोड कर देते हैं ताकि आप लोगों का रिवीजन भी हो पाए। इसके लिए आप मीन्स अध्ययन केंद्र का मास्टर वीडियो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पे प्रत्येक बुक का मास्टर वीडियो आपको मिल जाया करेगा। तो सेशन को हम यहाँ एंड करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पहले मैं नहीं कहता था शेयर करने के लिए, लेकिन जब से हैक हुआ है तो काफ़ी सब्सक्राइबर कम हो गए हैं, मीन्स काफ़ी कम स्टूडेंट बचे हुए हैं। तो थोड़ा शेयर कीजिए ताकि फिर से उस प्लेटफॉर्म पे आ जाए। तो शेयर कीजिए जितना हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।